आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, उनका रिलेशन खुद के साथ और एबायोटिक एनवायरनमेंट के साथ पढ़ेंगे और कैसे उनकी पॉपुलेशन को हम डिफरेंट टर्म्स से डिमार्क करते हैं और स्टडी करते हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बेसिक टर्म्स पे आते हैं, जैसे कि हैबिटेट। अभी देखिए हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रहता है। जैसे कि पोलर बेयर है, वो आपको पोल्स पे ही मिलेंगे। ऑरेंगुटन है, वो आपको फॉरेस्ट में मिलेंगे, जंगलों में मिलते हैं, वो उनका हैबिटेट होता है। हैबिटेट काफ़ी छोटा भी हो सकता है, जैसे कि फ्ली है जो डॉग के स्किन पे रहते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि एक लॉग ऑफ वुड है, एक लकड़ी का टुकड़ा, उसमें कहाँ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो किसी की हैबिटेट होगी, पर वो भी होती है। उसके बाहर आप देखिए कैसे एल्गे ग्रो कर रही है, प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं और अंदर चींटियों ने अपना घर बनाया होता है, या कई बार दीमक भी होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग ऑर्गेनिज्म जिस भी जगह रहते हैं उसको हम उसके हैबिटेट कहते हैं। फिर एक टर्म एल्टन ने दी थी, इकोलॉजिकल निश। मतलब इन जगह पे ये ऑर्गेनिज्म रह के क्या काम करते हैं, कैसे हमारे इकोसिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको हम कहते हैं उसका इकोलॉजिकल निश। जैसे कि बर्ड है, वो रहती तो हम कह देंगे जैसे प्लेन एरियाज में रहते हैं, इसमें रहते हैं, लेकिन ये काम क्या करती हैं, ये जब नेक्टर लेती है फ्लावर से तो ये पॉलिनेशन में हेल्प करती है। ऐसे ये बीटल है, ये क्या करेगा, जो एनिमल्स है उसके डंग सैंपल्स हैं उनको एज अ फूड यूज़ करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। अब सेम एरिया है फॉरेस्ट का, उसमें लॉयन है, वो कार्निवोर्स की तरह एक्ट करता है, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के फ्लैश पे जिंदा रहता है। और वहीं हायानाज हैं, वो स्कैवेंजर की तरह काम करते हैं, यानी कि जो एनिमल्स मर गए हैं उनको इस एरिया से साफ करते हैं, क्लीनिंग का हेल्प करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि हैबिटेट एक तरह से उनका एड्रेस होता है, ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, और निश उसका प्रोफेशन होता है कि वो क्या काम करते हैं। अब ऑर्गेनिजम्स को हम डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे अरेंज करते हैं। हमेशा देखिए जैसे छोटे से बड़े के फॉर्म में अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को अरेंज करेंगे तो उसको हम उस हायरार्की को कहेंगे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूल से। सबसे नीचे आप देख सकते हैं, तो मॉलिक्यूल्स किसके बने होते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, छोटे छोटे एटम्स, सिमिलर एटम्स क्लब करते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये मॉलिक्यूल्स फिर इकट्ठे होके सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे, जो फर्दर क्लब होके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे, जैसे कि हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, और वो सब मिलके बेसिकली हमारा सेल स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो सेल हो गया मॉलिक्यूल्स को क्लब करके, जैसे यहाँ नर्व सेल बता रखा है। फिर कई एक तरह के सेल इकट्ठे मिलके बनाते हैं टिश्यू, जैसे कि नर्वस टिश्यू बनाया नर्व सेल ने इकट्ठे मिलके, और सिमिलर टिश्यू इकट्ठे होके ऑर्गन बनाते हैं जैसे कि ब्रेन, और कई ऑर्गन इकट्ठे होके बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम जैसे कि नर्वस सिस्टम। अब कई तरह के ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जैसे यहाँ बिशन को बता रखा है। और सेम ऑर्गेनिज्म का जब एक ग्रुप एक जगह पर्टिकुलर जगह रहता है उसे हम कहते हैं उसकी पॉपुलेशन। और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन, मतलब यहाँ बिशन भी है, बर्ड भी है, और भी ऑर्गेनिज्म है, ऐसे डिफरेंट पॉपुलेशन इकट्ठे एक जगह पे एक डेफिनेट एरिया में रहते हैं, उसे हम कम्युनिटी कहते हैं। और इस कम्युनिटी की इंट्रैक्शन जब एबायोटिक एटमॉस्फेयर मीन्स वहाँ के हवा, पानी और ज़मीन से, इन सब से होता है, तो उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। और कई तरह के इकोसिस्टम मिलके बनाते हैं एक बायोस्फीयर, जिसमें हमारे लिथोस्फीयर मीन्स ज़मीन, एटमॉस्फेयर यानी हवा, और हाइड्रोस्फीयर यानी कि पानी आते हैं। अब ये देखिए, ये जो हमने ऑर्गेनिज्म पढ़े, इनकी पॉपुलेशन देखी, तो ये हमने देखा है कि कई फैक्टर्स होते हैं जो उनके फिजिकल और बायोलॉजिकल नेचर को अफेक्ट करते हैं। इनको हम कहते हैं इकोलॉजिकल फैक्टर। मीन्स अर्थ में भी आप देख रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रह रहे हैं, नॉन लिविंग भी, आइसोलेशन में नहीं है,
वो एक दूसरे की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। अभी इकोलॉजिकल फैक्टर्स को हम क्लासीफाई फर्दर करें तो दो ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं। एक एबायोटिक, ए मतलब कि नहीं, बायोटिक मीन्स लिविंग, वो लिविंग नहीं है तो नॉन लिविंग या फिजिकल फैक्टर्स, और दूसरा है बायोटिक यानी कि लिविंग या बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ये दोनों फैक्टर्स हैं जिनसे ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट होके अपनी अडेप्टेशन या अपनी पॉपुलेशन इस्टेब्लिश करता है। तो हम एक एक करके इन दोनों फैक्टर्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले एबायोटिक फैक्टर्स, नॉन लिविंग जिसे कहते हैं, उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा टेम्परेचर यानी थर्मल फैक्टर। अब देखिए टेम्परेचर थर्मल फैक्टर जो हमारा है वो कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या सर्वाइवल को इफ़ेक्ट करता है। सबसे पहले हम एनिमल्स में देखेंगे कि एनिमल्स को टेम्परेचर कैसे इफ़ेक्ट करता है। देखिए हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसमें वो मैक्सिमम ग्रोथ एंड एक्टिविटी मेटाबॉलिज्म दिखाता है। उसका कम भी एक्टिविटी कम होगी और वो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब भी एक्टिविटी कम होगी। तो एवरी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर ए पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर देयर ग्रोथ। उसमें भी ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरी में, स्टीनोथर्मल्स एंड यूरीथर्मल्स। स्टीनोथर्मल वो ऑर्गेनिज्म है जो नैरो टेम्परेचर रेंज को बेयर कर सकते हैं, जैसे पोलर बियर है, ठंड है, थोड़ी सी ठंड बढ़ गई, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ भी गया तो टॉलरेट कर लेंगे उसे, उससे ज़्यादा वो सर्वाइव नहीं करेंगे। यूरीथर्मल है जैसे हम ह्यूमंस, हम बहुत लो टेम्परेचर को भी बेयर कर लेते हैं, हाई को भी, पर मैक्सिमम एक्टिविटी पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर पे दिखाते हैं। ऐसे ही टेम्परेचर माइग्रेशन को भी इफ़ेक्ट करता है। जैसे फिशेस पर्टिकुलर एरिया में रह रही हैं, मान लो वहाँ पे समर्स आ गए, बहुत ज़्यादा सन रेडिएशन हो गई, गर्मी हो गई, तो ये माइग्रेट करेंगे टूवर्ड द कोल्डर एरिया। और इस तरह के ऑर्गेनिज्म को विच कैन नॉट टॉलरेट दिस टेम्परेचर वेरिएशन, उनको हम कहते हैं स्टीनोथर्मल। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि वो नैरो रेंज को डिस्कस करते हैं, उसके बाद वो माइग्रेट कर जाएंगे। ऐसे ही टेम्परेचर टॉलरेंस के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो एंडोथर्म जैसे कि ह्यूमंस, जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, होता जा रहा है, तो अपना इंटरनल इनने टेम्परेचर ऐसे बना रखा है जैसे माउस के केस में भी, कि ज़्यादा इंटरनल टेम्परेचर वेरी नहीं करता, वो अपने कांस्टेंट टेम्परेचर हम बनाए रखते हैं। जबकि एक्टोथर्म वो है कि अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो उसके बॉडी का टेम्परेचर भी राइज हो रहा है, ये उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तब स्नेक क्या करेगा, मान लो डेजर्ट में या हाई टेम्परेचर में रहता है, तो जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ये अंदर होल्स में चला जाएगा कोल्डर अर्थ सरफेस पे, और जो रात में ठंड ज़्यादा होती है तो उस कोल्डर अर्थ सरफेस से निकल के बाहर आ जाएगा, मतलब अंदर, हाँ, सॉइल में गर्मी ज़्यादा होती है तो बाहर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं एक्टोथर्म्स, जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। इनको हम पोइकेलोथर्म्स या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं, जबकि एंडोथर्म्स को वार्म ब्लडेड या हेमोथर्म्स कहा जाता है। सिमिलरली हम देखते हैं प्लांट्स के केस में, प्लांट्स को भी टेम्परेचर काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि ट्रांसपिरेशन आपने सुना होगा कि जो एरियल सरफेस होते हैं प्लांट्स के, उससे वो वाटर को इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स लॉस करता है। तो जैसे टेम्परेचर राइज होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी इंक्रीज होती है। पर प्लांट्स एक टाइम के बाद क्या करते हैं कि अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देंगे जब बहुत हाई हीट होगी, या स्टोमेटा को लोअर सरफेस पे रखते हैं, अपर सरफेस पे नहीं, जिससे ट्रांसपिरेशन कांस्टेंट हो जाती है, उससे ज़्यादा ट्रांसपिरेशन राइज ना हो, क्योंकि ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होने से प्लांट की डेथ भी हो सकती है। ऐसे ही जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होती है, मीन्स ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी एरियल सरफेस से, और रूट्स क्या करेंगे, एक्टिवली वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ दिस प्लांट्स। इसके अलावा जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो भी टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस करती है, मीन्स वो इंक्रीज होगी विद राइज इन टेम्परेचर। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे प्लांट के एंजाइमेटिक एक्टिविटी मैक्सिमम होती है और फिर धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। सेम केस एनिमल के केस में भी होता है कि टेम्परेचर एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट फैक्टर है वाटर।
अब वाटर जैसे टेम्परेचर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है, सेकंड नंबर पे सबसे इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर है। आप देख सकते हैं कि विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव। 70% जो अर्थ सरफेस है वो वाटर का बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पानी है। और किस फॉर्म में आता है? रेन की फॉर्म में, स्नो के, हेल, फ्रॉस्ट, फॉग, डिफरेंट फॉर्म्स में अर्थ पे आता है। अभी देखिए, आपने अर्थ को ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि सेंटर से एक लाइन गुजरती है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, जिसके आसपास वाले एरियाज़ में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। फिर ट्रॉपिक्स आते हैं, जैसे ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो इक्वेटर से इन ट्रॉपिक्स के बीच का टेम्परेचर इक्वेबल होता है, ना ज़्यादा हाई ना बहुत कम। और जैसे जैसे हम पोल्स पे जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाता है। तो कैसा टेम्परेचर है और कैसी वाटर अवेलेबिलिटी है, उसके बेसिस पे डिफरेंट फॉरेस्ट फॉर्मेशन होते हैं। ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो होंगे, आप जनरली देखिएगा रेन फॉरेस्ट मिलते हैं कि बढ़िया टेम्परेचर है, अच्छी अगर रेन होती है तो आपको रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। इनकी लीव्स काफ़ी ज़्यादा ग्रीन होती हैं, क्लोरोफिल ज़्यादा होता है, बहुत थिक ग्रोथ होगी इनकी। टेम्परेट एरिया में अगर इक्वेबल टेम्परेचर है और रेन आती है तो इनमें डेसिडियस फॉरेस्ट बनते हैं, मीन्स ब्रॉड लीफ वाले जो पेड़ पौधे हैं वो उगते हैं। और ऐसे ही अगर हम पोल्स पे जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर कम है और रेन आती है तो वहाँ पे आपको कॉनिफरस फॉरेस्ट, मतलब ऐसे फॉरेस्ट जिसकी ट्री की लीव्स बिल्कुल निडल लाइक होगी, क्योंकि यहाँ स्नो होती है। तो अगर लीव्स आप देखें ब्रॉड होंगी तो सारे पत्ते हैं वो आपके टूट जाएंगे और प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा। तो आप देखिए कि जैसी वाटर कंडीशन है और जैसा टेम्परेचर, वैसे ही प्लांट्स भी अपने अंदर मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। अभी एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एनिमल्स में देखते हैं कि वाटर की वजह से क्या वेरिएशन करते हैं। वो एनिमल्स लाइक फिशेस जो वाटर में रहते हैं उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइन यानी आगे से आप देखिए तीखी है, पीछे से टेपरिंग है, बीच से थोड़ी स्वॉलन है, ताकि जो फ्लूइड फ्रिक्शन, पानी का फ्रिक्शन है, उसे काट के फिश आगे तैर सके। सेकेंड लाइन की जो बॉडी, जो स्केलेटन होता है, बहुत हल्का होता है ताकि ये पानी में फ्लोट कर सके। इसके अलावा रेस्पिरेशन के लिए भी इनके पास गिल्स होते हैं। अब सोचिए हमारे जैसे लंग्स होते तो ये पानी में 2 सेकेंड में इसमें पानी भर जाता है लंग्स में, एंड दे कुड हैव डाइड। तो लंग्स क्या, गिल्स क्या करते हैं कि फिशेस पानी पहले ड्रिंक करती है, पीती है, जिसमें H2O है, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी है, और अंदर गिल्स के लेवल पे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बाकी बचा हुआ पानी यहाँ गिल से बाहर भेज दिया जाता है। तो ये मॉडिफिकेशन गिल्स की फिशेस या एक्वेटिक एनिमल्स में है टू डील विद दिस हाई वाटर कंसंट्रेशन। इसके अलावा एनिमल्स में और भी मॉडिफिकेशन होती तो है आपकी टेम्परेचर या बायोएंसी के बेसिस पे। इसके अलावा ऑस्मो रेगुलेशन के लिए भी चेंजेस करते हैं एनिमल्स। जैसे कि फिशेस में देखो, वो फिश जो फ्रेश वाटर में रहती है उसकी बॉडी में आप देखिएगा पानी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आसपास पानी बहुत है तो बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब होगा, और सॉल्ट नॉर्मली जैसे स्किन से रिलीज़ होता ही रहता है। तो ये क्या करेगी कि अपनी बॉडी में इतना ज़्यादा वाटर कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए एक्सेस वाटर है वो रिलीज़ कर देगी। तो इस तरह से इसका इंटरनल वाटर कंसंट्रेशन मेंटेन रहा। दूसरी हमारे है जो फिशेस सॉल्ट, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में रहती हैं। तो ये क्या करेंगे कि बहुत ज़्यादा आसपास सॉल्ट है तो क्या करेंगे कि अपने एक्सक्रीशन में सॉल्ट बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर देंगे और वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे ताकि इंटरनल इनका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बना रह सके। ऐसे ही प्लांट्स हैं वो डिफरेंट वाटर कंडीशन के हिसाब से, एक तो हमारे हाइड्रोफाइट होते हैं, वो प्लांट जो वाटर कंडीशन में रहते हैं, उन्हें भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो वो जो सबमर्ज रहते हैं, मतलब पानी के अंदर डूबे रहेंगे, बाहर इनका कोई भी लीफ का पार्ट नहीं होगा। तो इनकी लीव्स आप देखिए कि बिल्कुल बहुत ही बारीक हैं ताकि वाटर करंट को झेल सके। और इनमें क्लोरोफिल की कंपोजिशन भी कमी होती है क्योंकि कई बार नीचे तक बेंथिक लेवल तक ज़्यादा सन रेडिएशन नहीं पहुंच पाती। अब वो प्लांट्स जो रूटेड रहते हैं, मतलब जैसे लोटस के केस में होगा कि ज़मीन से तो रूट्स उसकी जुड़ी हैं लेकिन उसकी पत्तियां ऊपर आ रही हैं, इनकी मॉडिफिकेशन ऐसी होगी कि पत्तियां काफ़ी ब्रॉड होंगी ताकि बाहर आके फोटोसिंथेसिस कर सके, स्टेम बहुत फ्लेक्सिबल होगी और ये इसको
फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। तीसरा है फ्री फ्लोटिंग, जैसे कि पिस्टिया, इकोनिया। इकोनिया आपने देखा होगा तालाब में, जहाँ पे पॉन्ड है आसपास बिल्कुल आपका पानी इकट्ठा हो रखा है और कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती, वहाँ ये उग जाती हैं। और ये क्या करती हैं, फ्रीली फ्लोटिंग कैसे होती है, इनकी जो लीव्स होती हैं उसमें एरन कायम होते हैं, एयर पैक्स होते हैं, जिसकी वजह से ये सरफेस पे फ्लोट करती रहती हैं। और इनकी रूट्स हैं वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, जिसे हम कहते हैं ऑफसेट है, छोटी छोटी रूट्स दी होती है, क्योंकि मोस्टली न्यूट्रिएंट्स इनको विद द हेल्प ऑफ सनलाइट मिल जाता है। तो इनको कहते हैं ना वो है अपना जो सबस्ट्रेटम है, किसी सबस्ट्रेटम की ज़रूरत नहीं होती, फिक्स्ड होने की ज़रूरत नहीं होती, तो रूट्स बिल्कुल फाइब्रस होती हैं, ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होती इन केस ऑफ हाइड्रोफाइट्स। अब ज़ीरोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो बहुत कम वाटर कंसंट्रेशन में सर्वाइव करते हैं। अभी सर्वाइवल के लिए जैसे सक्यूलेंट प्लांट्स होते हैं, वो क्या करेंगे, अपनी लीव्स में वाटर स्टोर करेंगे ताकि हाई टेम्परेचर है और ये जो लेस वाटर कंसंट्रेशन इसको कोप अप कर सके। एलोवेरा में आपने देखा होगा वाटर स्टोर रहता है। इसके अलावा इसके जो लीव्स है वो छोटे छोटे कांटों में, स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं ताकि कम से कम ट्रांसपिरेशन हो। दूसरे होते हैं नॉन सक्यूलेंट, जिसे ट्रू ज़ीरोफाइट्स कहा जाता है। इनकी रूट सिस्टम काफ़ी डीप होती हैं, काफ़ी ज़मीन में अंदर रूट जाके पानी ले सकती हैं। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो स्टिप्यूल्स हैं वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो गया ताकि ट्रांसपिरेशन कम से कम हो सके। और इनमें देखिए वाटर भी कहीं स्टोर नहीं होता सक्यूलेंट की तरह। तो एक्चुअल ज़ीरोफाइट यही होते हैं जो इस एक्सट्रीम वाटर स्कैर्सिटी और हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा जैसे ओपनशिया के केस में भी आपने देखा होगा कैक्टस में, उसमें भी लीफ बिल्कुल स्पाइन में रिड्यूस होगी और जो उसकी स्टेम है वही लीफ की तरह एक्ट करके फोटोसिंथेसिस करती है। तो ये वाटर कंडीशन में प्लांट के अडेप्टेशन होते हैं। फिर तीसरा फैक्टर है एयर। एटमॉस्फेयर भी कहा जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर वो एक एनवलप है जो हमारे अर्थ के आसपास घूम रहा है हवा का डिफरेंट कंपोजिशन में। अब ये गैसेस होती हैं, जो गैसेस होती हैं उसमें 78% नाइट्रोजन है, 20% ऑक्सीजन है, मतलब मेजॉरिटी आप देखिए नाइट्रोजन है, सेकेंड नंबर ऑक्सीजन है, फिर है एर्गन गैसेस 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और बाकी गैसेस हैं 0.17%। तो ये गैसेस भी इन्फ्लुएंस करती हैं एक ऑर्गेनिज्म को। जैसे हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो जितना नॉन पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर रहेगा, ऑक्सीजन रहेगी, उतना हम इजीली हमारी पॉपुलेशन सर्वाइव कर पाएगी ह्यूमंस की। ऐसे प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है फॉर मेकिंग देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो एयर भी लिविंग कंडीशन ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करती है। अब अगर हम डिफरेंट लेयर इन गैसेस के देखें अर्थ पे, तो हम इसे 4 स्फीयर में बांटते हैं। सबसे नीचे है, मीन्स फ्रॉम दैट सी लेवल टू 12 किलोमीटर इज योर ट्रोपोस्फेयर। सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर वो स्फीयर है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, हम फोटोसिंथेसिस जैसे प्लांट्स करते हैं, हम रेस्पिरेशन करें, हमारी वो गैसेस एक मिक्सचर रह रहा है, चाहे हमारी व्हीकल से जो पॉल्यूशन वगैरह कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसका एक लेयर बनी हुई है, तो वो है ट्रोपोस्फेयर। एक्चुअली इसे कहा जाता है लाइफ कंटेनिंग जोन, मीन्स लाइफ इसी में एग्जिस्ट करती है। यहीं आपको मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, चाहे इन फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स, प्लांट्स और एनिमल्स। इसके ऊपर आप जब जाएंगे 12 से 50 किलोमीटर, तो नेक्स्ट लेयर आएगी स्ट्रेटोस्फेयर। इस स्फेयर में भी जैसे हम ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर ऊपर जाते रहते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। ये चीज़ आपने देखी होगी, जैसे 12 किलोमीटर्स, या इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप पहाड़ों में ऊपर जाते हैं तो ठंडक बढ़ती जाती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में भी यही होता है। इसके अलावा स्ट्रेटोस्फेयर बहुत सिग्निफिकेंट है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ओजोन लेयर की फॉर्मेशन होती है। ओजोन कैसे बनती है, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में ऑक्सीजन तो थी ही, इस लेयर में यूवी रेडिएशन जब सन की आती है तो ये इस O2 मॉलिक्यूल को 2 O रेडिकल्स में कन्वर्ट कर देती है, और वो O रेडिकल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइंड करके O3 बनाते हैं, जिसे हम ओजोन कहते हैं। और ये ओजोन हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाती है। अगर वो यूवी रेडिएशन हमारे अर्थ पे आए तो काफ़ी डिजीजेज लाइक स्किन कैंसर, कैटरैक्ट और प्लांट्स के केस में फोटोसिंथेसिस, ये सब एक्टिविटी काफ़ी डिक्रीज हो सकती है, तो ये प्रोटेक्शन में हेल्प करती है।
और उसके ऊपर हम जाते हैं 50 to 80 किलोमीटर्स तो मेसोस्फेयर आती है, नेक्सफेयर, और 80 से 320 में थर्मोस्फेयर। अब मेसोस्फेयर तक आप देखिएगा कि टेम्परेचर विद द हाइट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन थर्मोस्फेयर में ये इंक्रीज होना शुरू होता है, और 320 के अबव एक्सोस्फेयर होता है, वहाँ फिर कूलिंग स्टार्ट होती है। और ये जनरल नॉलेज के लिए आपको बता देती हूँ कि ये जो भी हम सैटेलाइट वगैरह या अपने जो भी है मिशन में हम डिफरेंट ये भेजते रहते हैं, जैसे मिशन मार्स में हमने चंद्रयान वगैरह है, जैसे मून पे भेजते रहते हैं, तो ये जब हम सैटेलाइट्स भेजते हैं तो यहाँ बहुत हमें ध्यान देने वाली बात होती है कि कैसे वो एक लो टेम्परेचर और डिक्रीज़ हो रहा है और डिक्रीज़, और फॉर थर्मोस्फेयर में बिल्कुल टेम्परेचर बढ़ जाता है और एग्जोस्फेयर में फिर डिक्रीज होता है। तो इस थर्मल वेरिएशन को बियर करने के लिए भी ये सैटेलाइट्स हमारी ऐसे लॉन्चर्स ऐसे बनाए जाते हैं ताकि वो फ्लक्चुएशन की वजह से उनमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे आप देखिएगा ये जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है इसमें हमारा मेन एयर एनवेलप होता है, और ये पॉलिनेशन में भी हेल्प करता है, विंड पॉलिनेशन जो पोलन ग्रेन्स होते हैं। उसके अलावा ये ऑर्गेनिजम्स की बाकी एक्टिविटीज़ में भी, जैसे हम कहते हैं कि हम फायर नहीं जला सकते विदाउट दिस एयर क्योंकि ऑक्सीजन की नेसेसिटी होती है। और इसके अलावा जो माइग्रेशन है, बर्ड्स हैं, दे यूज टू फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये सब हमारे एयर या आप विंड कह सकते हैं इससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। नेक्स्ट हमारा है फैक्टर लाइट, या जिसे हम रेडिएशन फैक्टर भी कहते हैं। लाइट हमें जनरली सन से ही मिलती है, विच इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ लाइट फॉर द होल वर्ल्ड। एनिमल्स में लाइट कैसे इफेक्ट करती है, वो एनिमल्स जो ज़्यादा लाइट के कंसंट्रेशन में डेजर्ट्स वगैरह में रहते हैं वो क्या करेंगे कि इस यूवी लाइट के प्रेजेंस में अपने स्किन में मेलानिन की फॉर्मेशन करेंगे मेलेनोसाइट की हेल्प से। मेलानिन एक पिगमेंट होता है और वो डार्क पिगमेंट की कोटिंग कर देंगे जिससे हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बच सके, क्योंकि वो लगातार एक्सपोज हो रहे हैं इस हाई सनलाइट कंसंट्रेशन के। तो ये एक एडेप्टेशन होती है एनिमल्स में। सेकेंड एडेप्टेशन है कि उनकी लाइफ साइकिल, जैसे माउस के केस में आप देखिएगा कि जनरली जब आपकी लाइट कम होती है, जिससे हम विंटर कह सकते हैं, उस टाइम उसकी स्लीप होती है। फिर थोड़े से डेज इंक्रीज होते, लाइट इंक्रीज होती है, तो रिप्रोडक्टिव फंक्शन उसके इंक्रीज होते, सपोर्ट करते हैं, एंड दे यूज टू रिप्रोड्यूस। और फिर जब हायर लाइट कंसनट्रेशन उस टाइम में वो अपने ऑफस्प्रिंग ले करता है, उसकी रेयरिंग करता है, और फिर धीरे धीरे लाइट कंडीशन जैसे कम होती है तो फिर अगेन द माउस यूज टू गो फॉर द डोरमेंसी पीरियड। तो लाइट इसकी साइकिल इफेक्ट करती है एनिमल्स की, ऐसे ही कई एनिमल्स की साइकिल जो होती है वो लाइट इन्फ्लुएंस करती है। इसके अलावा लोकोमोशन या मूवमेंट भी इन्फ्लुएंस करती है, जैसे कि आप यूग्लिना को देख सकते हैं, ये होते हैं पॉजिटिवली फोटोग्लास्टिक, मीन्स ये लाइट की तरफ मूवमेंट करेंगे यूग्लिना, जबकि अर्थवॉर्म है वो नेगेटिव टूवर्ड्स द लाइट है, मीन्स जहाँ लाइट होगी उससे अगेंस्ट जाएगा। तो ये क्या करता है कि ज़मीन की तरफ मूवमेंट करता है क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं होती। तो इस तरह से ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट्स भी लाइट पे डिपेंडेंट होती है। ऐसे हम प्लांट्स के केस में देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हमें पता है फोटोसिंथेसिस, जो लाइट के बिना हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो क्लोरोफिल पिगमेंट है उसकी फॉर्मेशन के लिए लाइट सबसे ज़रूरी है। और उसमें भी अगर हम देखें लाइट के, जैसे हम देखते हैं कि जो विजिबल लाइट है उसकी रेंज होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। तो उसमें भी आप देखेंगे जो ब्लू लाइट वाला एरिया है और जो रेड लाइट वाला एरिया, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होती है। तो ये दोनों लाइट बहुत बेनिफिशियल मानी जाती है फॉर द फोटोसिंथेसिस पर्पस। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट की जो अरेंजमेंट होती है लीफ में, वो भी लाइट पे डिपेंडेंट करती है। अगर लाइट हल्की है या शेड में प्लांट रह रहे हैं तो क्लोरोफिल को इस तरह से अरेंज करेंगे ताकि मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब कर सके। और जहाँ हाई लाइट है जैसे डेजर्ट कंडीशन में, उसमें पैरेलल क्लोरोप्लास्ट को अरेंज करेंगे ताकि ज़्यादा लाइट से नेगेटिव इफेक्ट ना हो। और डार्कनेस, टोटल डार्कनेस वाली कंडीशन में क्लोरोप्लास्ट सबसे नीचे रहते हैं। तो जैसी कंडीशन होती है हमें ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करनी है या कम लाइट मिल रही है उसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करना है, उसके बेसिस पे क्लोरोप्लास्ट की पोजीशन चेंज होती रहती है। इसके अलावा
लाइटनिंग कंडीशन से कई फ्लावर्स के सर्वाइवल भी डिपेंड करती है। जैसे वो प्लांट्स जो सिर्फ सन में ही सर्वाइव कर सकते हैं। आप कई बार गार्डनर्स को देखते होंगे कि कुछ पौधे लगाते हैं कि छाँव में ही, यूँ कहते हैं कि जहाँ शेडो कंडीशन है वहाँ ही सर्वाइव करेंगे, धूप में मर जाएंगे। ये कई प्लांट्स उन्हें कहते हैं इन्हें धूप में रखे, बिना धूप के सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो वो प्लांट्स जिनको लाइट चाहिए ही चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, उनको हम कहते रहते हैं डे प्लांट्स। और वो प्लांट जिसको शेडो कंडीशन चाहिए उनको हम डार्क प्लांट्स भी कहते हैं या शेड प्लांट्स भी कहा जाता है। ये हमारे सन प्लांट हो गए, ये हमारे शेड प्लांट हो गए ऑन द बेसिस ऑफ लाइट रिक्वायरमेंट फॉर देयर ग्रोथ। इसी तरीके से सीड्स भी होते हैं, उनको सर्वाइवल के लिए कुछ सीड्स होते हैं सनलाइट चाहिए होती है। मीन्स आप उन सीड्स को देखना, हमेशा हम जब उगाएंगे तो सुपरफिशियल ऊपर ज़मीन पे ही उसको छिड़का जाता है, क्योंकि लाइट उनकी सीड के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो ज़मीन के नीचे ही उगते हैं, जैसे कि अनियन के केस में देखोगे कि उनके सीड्स ज़मीन के नीचे, मीन्स उनको डार्क कंडीशन चाहिए फॉर देयर सीड टू जर्मिनेट। तो इनको हम जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते टुवर्ड लाइट इज़ फोटोब्लास्टिक प्लांट, जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, मीन्स ग्रोथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जबकि जो डार्क कंडीशन चाहते हैं उसे नेगेटिवली फोटोब्लास्टिक फॉर जर्मिनेशन माना जाता है। इसके अलावा हमारे शॉर्ट और लॉन्ग डे प्लांट्स भी लाइट इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं। अब देखिए, शॉर्ट डे प्लांट्स वो होते हैं जिनको अपनी फ्लावरिंग के लिए लंबी रातें और छोटे दिन चाहिए, तभी देखो ये फ्लावर करेंगे। अगर लॉन्ग डे की कंडीशन है, मीन्स ज़्यादा लाइट उसे दे दी जाए तो भी वो वेजिटेटिव रहेगा, और डार्क कंडीशन को लाइट से इंटरप्ट किया जाए तब भी वो वेजिटेटिव रहेगा। ऐसे लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, उन्हें ज़्यादा लाइट चाहिए, अगर उन्हें कम लाइट मिलेगी तो वेजिटेटिव रहते हैं। तो ऐसे ही लाइट है वो फ्लावरिंग को भी इन्फ्लुएंस करती है। फिर नेक्स्ट फैक्टर है सॉइल, जिसे आप मिट्टी भी कहते हैं, मतलब वो सरफेस जो लैंड के अबव है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। तो सॉइल में हमारे मिनरल मैटर्स, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर और एयर होते हैं, डिफरेंट कंपोजिशन सॉइल की। अब सॉइल देखिए दो तरह की होती है। बेसिकली जो आपके जैसे बेड रॉक्स मेन सॉइल्स हैं, उनसे वेदरिंग हुई और वहाँ पे सॉइल जो आपको टॉप सरफेस पे मिली जो अपनी ही जगह पे है, उसको हम कहते हैं रेजिडुअल सॉइल। और वो सॉइल जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती रहती है, उन्हें हम सेडिमेंट्री भी सॉइल कहते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो कैसे ट्रांसपोर्ट हुई उसके बेसिस पे हम उसे डिफरेंट नेम देते हैं। अगर वो ग्लेशियर की आइस ने एक जगह से दूसरी जगह उस सॉइल को लेके गए तो उसे ग्लेशियल आइस कहा जाता है, मुरेन। अगर वो विंड से एक जगह से दूसरी जगह लेके गए, जैसे सैंड ड्यून्स के केस में आप देखते हो, रेगिस्तान में हवा से उड़कर मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उस सॉइल को इओलियन कहा जाता है। अगर नदी पहाड़ों से किसी मिट्टी को काट के ज़मीन तक लेके आई तो उसको एलुवियल सॉइल कहा जाता है। अगर लेक से है तो लेक्स्ट्रीन, ओशन के केस में सॉइल को मरीन कहा जाता है। और अगर अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी की वजह से सॉइल एक जगह से दूसरी जगह आई तो उसको कोलोवियम कहा जाता है। अब सॉइल के आप देखिए पार्टिकल्स भी डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के होते हैं। जो आपका सैंड है उसका पार्टिकल साइज़ है 0.05 mm से 2 mm तक, बड़े साइज़ के होते हैं। ऐसे सिल्ट है वो उससे छोटा साइज़ का होता है, 0.002 mm से 0.05 mm तक। और 0.002 mm से भी कम होते हैं क्ले पार्टिकल्स। आप देख सकते हैं कि ऐसे सैंड के पार्टिकल्स बड़े होते हैं, सिल्ट के छोटे और क्ले के सबसे छोटे। अब इस सैंड, सिल्ट और क्ले किस रेशियो में एक दूसरे से मिलती है तो अलग अलग तरह की सॉइल बनाती हैं। जिसमें सैंड ज़्यादा होगा सैंडी सॉइल होगी। तो सैंडी सॉइल के आप देखिए बड़े पार्टिकल्स है तो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होती है। सिल्ट की उससे कुछ कम होगी। और जो क्लेई सॉइल है वो उसकी आप देखेंगे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम है और न्यूट्रिएंट्स भी इतने नहीं होते। तो सबसे परफेक्ट सॉइल होती है जिसमें सैंड, सिल्ट या क्ले प्रॉपर प्रमोशन में मिलते हैं, जिसे हम लूमी सॉइल कहा जाता है। और ये लूमी सॉइल्स में पार्टिकल्स इस रेशियो में मिलते हैं कि वाटर को होल्ड भी कर देते हैं और इसमें न्यूट्रिएंट भी सफिशेंट होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जगह के सॉइल, जैसे इस तरह की लूमी सॉइल आपको
फॉरेस्ट में मिलेगी तो वहाँ देखिए कितनी फर्टिलिटी रेट है, कितने ज़्यादा प्लांट्स एक साथ वहाँ पे उग जाते हैं। जबकि डेजर्ट है उसमें आपको सैंडी ही सॉइल मिलेगी, तो वहाँ के ग्रोथ एंड वेजिटेशन आप देख सकते हैं कितनी कम होती है। ये थे हमारे एबायोटिक फैक्टर, जिसमें हमने लाइट, टेम्परेचर, एयर और सॉइल, ये डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स में हमारे प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोब्स होंगे जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी जगह के एक इकोसिस्टम को। और ये देखिए कोई भी एबायोटिक फैक्टर आइसोलेशन में तो काम करता नहीं है, वो क्या करेगा, इन बायोटिक फैक्टर से इंटरेक्ट होके वहाँ की इकोलॉजी को इफ़ेक्ट करेगा। अब इस तरह के एबायोटिक फैक्टर अगर किसी ऑर्गेनिज्म को इफ़ेक्ट करेंगे तो वो अपना इंटरनल टेम्परेचर और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बना के रखेगा ताकि वो सरवाइव कर सके। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। अब ये देखिए होम्योस्टेसिस किस किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म बना सकता है। सबसे पहला तो तरीका होता है रेगुलेट करना, चाहे अपना टेम्परेचर हो गया, चाहे अपनी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। टेम्परेचर के केस में जैसे आप ह्यूमंस को देख सकते हो, उन्हें हम रेगुलेटर भी कहा जाता है। उसमें क्या है कि ऑर्गेनिज्म हम जैसे अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेंगे बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से। या ऑस्मो रेगुलेशन, जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में आपको बताया था कि फिशेस ज़्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन में होती है तो वो वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है और सॉल्ट को एक्सक्रीट करती है, और हाई वाटर कंसंट्रेशन में होगी तो वाटर को ज़्यादा एक्सक्रीट करेगी और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करेगी। तो ये रेगुलेटर होते हैं, ये अपनी बॉडी के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन और टेम्परेचर दोनों को रेगुलेट कर सकते हैं। सेकंड हमारे होते हैं कन्फर्मर्स, जो इंटरनल एनवायरनमेंट को नहीं कंट्रोल कर पाते पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। जैसे कि स्नेक हो गया, वो अपना बॉडी टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर सकता और डेजर्ट में रह रहा है डे कंडीशन में, तो क्या करेगा, इनर जो पार्ट्स होते हैं सॉइल्स के उसमें चला जाएगा जब हाई टेम्परेचर है बाहर का, और जब सॉइल का टेम्परेचर राइज होगा और बाहर ठंडक हो जाती है रात के टाइम में डेजर्ट में, तो बाहर निकल के आएगा। ऐसे ही कई फिशेज होते हैं, कई ऑर्गेनिज्म हैं, वो कोल्ड वाटर से हॉट की तरफ चले जाते हैं जब ज़्यादा कोल्डनेस इंक्रीज होती है, और हॉट वाटर कंडीशन से कोल्ड की तरफ चले जाते हैं। तो ये दूसरा मैकेनिज्म होता है फॉर देयर सर्वाइवल। यहाँ आप देख सकते हैं इस ग्राफ में कि एक्सटर्नल लेवल है और इंटरनल लेवल, उसका बहुत अच्छा मेंटेनेंस रेगुलेटर कर सकते हैं। पार्शियल रेगुलेटर थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। जबकि कन्फर्मर है, जब एक्सटर्नल कंडीशन उनकी हुई तो इंटरनल कंडीशन में भी सेम टेम्परेचर राइज या ऑस्मो रेगुलेशन होते हैं, रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, तो इनको अपनी पोजीशन चेंज करनी होती है। इसके अलावा तीसरा मैकेनिज्म होता है माइग्रेशन। अगर कोई अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को इस तरह से भी नहीं कंट्रोल कर पाता है तो माइग्रेट करता है। जैसे आपने माइग्रेटरी बर्ड्स के केस में देखा होगा कि ठंडे इलाकों में रहते हैं, जब वहाँ ज़्यादा ठंड होती है तो गर्म इलाकों में आते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे आप कई बार देखिए कि राजस्थान है, वहाँ पे आप देखिए काफ़ी ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स गर्मियों में इकट्ठे होते हैं, क्योंकि उनके जो वेस्टर्न कंट्री उस साइड में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल और ठंड हो जाती है। ऐसे ही और भी डिफरेंट एनिमल्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल। अब देखिए माइग्रेशन है, कई ऑर्गेनिज्म वो काम भी नहीं कर सकते, माइग्रेशन में काफ़ी एनर्जी लगती है। तो वो ऑर्गेनिज्म जो इतनी एनर्जी अफोर्ड नहीं कर पाते वो क्या करेंगे, आइदर दे विल गो फॉर हाइबरनेशन, मीन्स बहुत ज़्यादा कोल्ड कंडीशन है, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, जैसे पोलर बेयर्स होते हैं, कितना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, तो हाइबरनेशन करेंगे, मीन्स डॉर्मेंट हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं विंटर स्लीप, ठीक है, ताकि अपनी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर और बाकी कंडीशंस को मेंटेन कर सकें। और इसी तरह की डॉर्मेंसी अगर समर में होती है तो उसे हम एस्टाइवेशन कहते हैं, जिसको हम समर स्लीप कहते हैं। इसके अलावा एक तीसरा तरीका है डायापॉज। मीन नॉर्मली आप मॉस्किटो देखो लॉन्ग डे कंडीशन में सर्वाइव करता है तो वो अपने एग ले करेगा फ्रॉम विच मोर मॉस्किटो विल कम आउट। लेकिन शॉर्ट डे कंडीशन में जैसे जनरली सर्दियों में देखते हैं कम होते हैं मॉस्किटो, तो ये क्या करेंगे, अपने एग्स को किसी भी स्टेज पे, लार्वा या किसी भी स्टेज पे हॉल्ट कर देते हैं, जिसे हम डायापॉज कहा जाता है। और फिर जब फेवरेबल कंडीशन है तो इसकी ग्रोथ फर्दर होती है। तो ये भी अलग अलग तरीके होते हैं टू कोप अप विद दिस चेंज इन
टेम्परेचर और ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसको हम कहते हैं मेकिंग होमोस्टेसिस। नेक्स्ट है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन वो बदलाव होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या बिहेवियर लेवल पे, जो एक लंबे टाइम के बाद कोई ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट करता है एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के हिसाब से, सो दैट इट कैन सर्वाइव। जैसे कि पोलर बेयर है, वो क्या करेगी, उसके जो एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं, मतलब एक्सट्रीम ऑर्गन से उसके ईयर्स हो गए, उसके टेल्स हो गए, उसका साइज़ काफ़ी छोटा कर देता है, क्योंकि ये जो हमारे एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं बॉडी के, इससे हमारी बॉडी की हीट निकलती है। आपने कई बार देखा होगा सर्दियों में हम अपने ईयर्स को प्रॉपर कवर करके रखते हैं, हमारे जो फिंगर्स हैं, चाहे वो पैरों की होते हैं, हाथों के, उनको ग्लव्स, सॉक्स उससे प्रोटेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इन एक्सट्रीमिटी से ही हीट बॉडी के बाहर जाती है। तो ये क्या करते हैं कि उसका साइज़ डिक्रीज़ कर दें एक्सट्रीमिटीज़ का, ताकि उनकी बॉडी से कम हीट जा सके और वो उस कोल्ड टेम्परेचर को बियर कर सकें। इसको कहते हैं एलेंस रूल, क्योंकि ये रूल, ये जो बात है वो एलेंस ने बताई थी सबसे पहले। दूसरी अडेप्टेशन है, जैसे डेजर्ट रैट में आप देखिएगा कि ये अपने फर का कलर ऐसे कर देता है ताकि कैमोफ्लेज कर सके डेजर्ट कंडीशन में, इसको कोई प्रेडेटर खा ना सके। इसके अलावा सीड खाता है मोस्टली, जिससे इसे पानी मिल जाता है, इसके पानी की कंडीशन सीड से ही पूरी हो जाती है। इसमें कोई स्वेट ग्लैंड नहीं होता है, तो स्वेटिंग भी नहीं होती। इसके जो पीछे के बैक फीट है काफ़ी बड़े हैं, ताकि अगर कोई प्रेडेटर हो तो ये उछल कूद के उससे बच सके, और लॉन्ग टेल होती है जो उसे हॉपिंग के टाइम बैलेंस करती है। तो ये चेंजेस है डेजर्ट के कंडीशन में रैट करता है। ऐसे ही डेजर्ट के कंडीशन में प्लांट्स हैं, जैसे कि मैंने पहले स्लाइड्स में डिस्कस कर लिया था, वो अपने लीव्स को रिड्यूस करके स्पाइंस बना देते हैं, स्टेम फोटोसिंथेसिस करती है, डीप रूटेड सिस्टम होते हैं ताकि वो डीप सॉइल सरफेस से पानी ले सके, और अपने जो एडवर्स कंडीशन है, जो हाई हीट कंडीशन है, इसको कोप अप कर सके। इसके अलावा प्लांट्स में अडेप्टेशन होते हैं, जैसे कैंप प्लांट जो बहुत डेजर्ट कंडीशन में रहते हैं, उसमें जनरली आपने प्लांट्स में देखा होगा कि जैसे C4 प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करते हैं मीजोफिल सेल्स में, और फिर ये बंडल शीट में यूटिलाइज होके विद द हेल्प ऑफ केल्विन साइकिल सुक्रोज, जो जनरली फूड प्रोडक्ट है, वो प्लांट्स बनाते हैं। लेकिन जो डेजर्ट कंडीशन प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं कि रात के टाइम अपना स्टोमेटा ओपन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं, और दिन में उसे क्लोज कर देते हैं, और जो रात में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स की थी वो डे कंडीशन में केल्विन साइकिल से गो थ्रू करके उससे जो डिज़ायर्ड फूड प्रोडक्ट है सुक्रोज, उसे बनाते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि डे के टाइम अगर उनके स्टोमेटा खुले रहें तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो जाएगी, वाटर लॉस हो जाएगा, जिससे वो मर भी सकते हैं। तो वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन वाले पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो एन अडेप्टेशन टू डेजर्ट कंडीशन। फिर एक बात आपने नोट की होगी कि जो हमारा सी लेवल है उसमें ऑक्सीजन 7% होती है, यानी बहुत कम मात्रा में होगी एज़ कम्पेयर टू प्लेन एरिया जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ 21% ऑक्सीजन लेवल है, जिसमें आप आराम से सांस ले सकते हैं। लेकिन जैसे आप हाइट पे इंक्रीज़ होते जाएंगे तो आप देखना ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती जाती है। इसीलिए अगर कोई इंसान प्लेन एरिया से इन हाई एल्टीट्यूड पे जाता है तो उसको नोज़िया, वीकनेस ये फील होती है। वो किस लिए? क्योंकि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम है। हेमोग्लोबिन है, हमारा हेमोग्लोबिन का बेसिकली क्या काम होता है रेड ब्लड सेल का, कि उसमें जो हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होते हैं वो ऑक्सीजन से बाइंड करते हैं और डिज़ायर्ड सेल या टिश्यू पे रिलीज़ करते हैं। तो अब ऑक्सीजन ही कम है तो हेमोग्लोबिन उतना हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए क्या करेंगे कि अपने काउंट्स इंक्रीज़ करेंगे, ज़्यादा आरबीसी होंगे ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन से बाइंड कर सकें और डिज़ायर्ड सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकें। इसलिए आप देखिएगा कि जो भी लोग हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, उनका HB हमेशा ज़्यादा मिलता है। तो दिस इंक्रीज इन RBC काउंट इज़ ऑल्सो एन अडेप्टेशन फॉर सच हाई एल्टीट्यूड जहाँ ऑक्सीजन कम होता है। इसके अलावा आपने जैसे सुना होगा आर्कीबैक्टीरिया हैं, वो बैक्टीरिया जो बहुत ही हार्श कंडीशन, जैसे बहुत हाई टेम्परेचर पे
और इस तरह के जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स है इसमें पाए जाते हैं। तो ये वहाँ कैसे सर्वाइव करते हैं, इनका जो इंटरनल मैकेनिज्म होता है ना प्रोटीन का, ये स्ट्रक्चर इस तरह से चेंज करते हैं अपने एंजाइम्स के कि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को या हाई टेम्परेचर को बियर कर सके। तो ये भी एक तरह की अडेप्टेशन होती है इन ऑर्गेनिज्म में, जिसमें एंजाइमेटिक लेवल पे वो चेंज करके इस हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन। जैसा कि मैंने लास्ट स्लाइड में बता दिया था कि एक सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म जो पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं उसको हम उसकी पॉपुलेशन कहते हैं। तो पॉपुलेशन में हम डिफरेंट अब टर्म्स पढ़ेंगे। सबसे पहले है पॉपुलेशन साइज़। पॉपुलेशन साइज़ होता है किसी भी पर्टिकुलर जगह के एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, वो उसका पॉपुलेशन साइज़ होता है। मान लो इस एरिया का मैंने एक पर्टिकुलर टाइम में देखा कि कितने लोग रह रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, तो उसका पॉपुलेशन साइज़ हो गया। दूसरा है पॉपुलेशन डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है कि पर्टिकुलर जगह, जैसे यहाँ 1 2 3 हमने कर रखा है, पर्टिकुलर यूनिट एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पे कितनी पॉपुलेशन है। जैसे 1 के केस में हम देख रहे हैं कि एक इस पर्टिकुलर एरिया को देखा जाए तो यहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है। ऐसे 2 में थोड़ी मीडियोकर और 3rd में सबसे लेस डेंसली पॉपुलेटेड। जैसे अब अमेरिका का भी अगर एक नॉर्थ अमेरिका का आपको मैप ध्यान हो तो आप देखना कि कनाडा और वो जो स्नोफील्ड एरिया है वहाँ पे डेंसिटी कम होती है, पॉपुलेशन कम है। यूएसए में ज़्यादा हो जाएगी। तो एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम में कितनी पॉपुलेशन है वो उसकी डेंसिटी डिटरमाइन करती है। सेकेंड टर्म है बर्थ या नेटिलिटी रेट। मीन्स 1000 इंडिविजुअल्स में कितने बर्थ हुए एक साल में, इज़ योर बर्थ या नेटिलिटी रेट। जैसे आप यहाँ लगा देख सकते हैं कि सबसे हाई बर्थ रेट को हमने ब्राउन से बता रखा है। तो इन एरिया में एक साल में वही ज़्यादा बर्थ होते हैं, ये हमें पता लगता है। और यहाँ डार्क ब्लू में आप देखिए जो एक्सट्रीम बहुत कोल्डर एरियाज़ होते हैं यहाँ के बर्थ रेट कम है। सिमिलरली हम मोर्टिलिटी या डेथ रेट कहते हैं कि 1000 इंडिविजुअल में कितनी डेथ हुई एक साल में, दैट इज़ योर डेथ या नेटिलिटी रेट, मोर्टिलिटी रेट। इसके अलावा पॉपुलेशन डिटरमाइन करने के लिए 2 टर्म हम करते हैं, एमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन। एमिग्रेशन जब कोई पॉपुलेशन अपनी जगह को छोड़ के नई जगह चली जाती है, मीन्स बाहर जा रही है, एमिग्रेट हो रही है। जैसे ये वाइट आप देख सकते हो, आपका जो स्वान है एक जगह से यहाँ जा रहा है। और इमिग्रेशन होता है जब बाहर से कोई पॉपुलेशन आपके एरिया में आती है, तो ये भी पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करती है। फिर नेक्स्ट है एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर क्या है कि हमने एक पॉपुलेशन को एज के हिसाब से बांट दिया। एक प्री रिप्रोडक्टिव पार्ट कर दिया, एक रिप्रोडक्टिव एज के लोगों को ग्रुप कर दिया और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो हमको इस तरह से एज स्ट्रक्चर हम करें तो 3 तरह की पॉपुलेशन मिलती है। एक तो एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग में क्या है कि जो यंग वंस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स, एज़ कम्पेयर टू अर्लियर पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इसको हम कहेंगे एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। स्टेबल में प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव फेज दोनों बराबर हैं, तो हम कहेंगे कि पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गई। और डिक्लाइन में क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव फेज से भी कम है प्री रिप्रोडक्टिव, मीन्स फ्यूचर जो चाइल्ड्स हैं, तो हम ये कहते हैं कि पॉपुलेशन अब डिक्रीज हो रही है। तो ये भी एक पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस में पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं। और फिर हमारी है पॉपुलेशन डायनेमिक्स, जिसमें हम टोटल पॉपुलेशन किसी एक एरिया की दिमाग करते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है, मीन्स हमें एक पर्टिकुलर टाइम की पॉपुलेशन देखनी है। तो N0 यानी इनिशियल पॉपुलेशन, मान लो यहाँ बर्ड्स की देख सकते हैं इनिशियल पॉपुलेशन, उसमें कितने बर्थ हुए उसको ऐड कर दो, और उसमें कितने आपके इमिग्रेट हुए मतलब बाहर से आए उसको ऐड कर दो, प्लस कितने बाहर चले गए जिसे हम कहते हैं एमिग्रेशन, और कितनों की डेथ होगी उसे माइनस कर दो। तो ये अगर हम सब ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक जगह की पॉपुलेशन डायनेमिक्स यानी पॉपुलेशन चार्ट मिलता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉपुलेशन ग्रोथ हम 2 तरह के कर्व स्टडी करते हैं। एक तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जो ये कहता है कि मान लो किसी कंडीशन में पर्टिकुलर जगह पे ऑर्गेनिज्म को सारी कंडीशन दी गई, बेस्ट सॉइल है, बेस्ट आपका
टेम्परेचर कंडीशन है, फूड सब कुछ है, कोई प्रीडेटर भी उसे नहीं खा रहा। तो इस तरह की कंडीशन में ग्रोथ कैसे होगी? इनिशियली ऑर्गेनिज्म अडेप्ट करेगा, लैग फेज, और फिर लगातार बढ़ता ही जाएगा क्योंकि उसमें कोई भी कंट्रोलिंग फैक्टर नहीं है। तो ये जे शेप्ड जो आपको स्ट्रक्चर मिला, दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। पर हमें पता है कि एक्चुअली फिजिबल नहीं है, कंडीशन इफेक्ट करते हुए कोई भी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती नहीं रहती है। तो एक्चुअल हमारा जो ग्रोथ है लॉजिस्टिक ग्रोथ है, जिसमें हम कहते हैं इनिशियली पॉपुलेशन अडेप्ट करती है अपने आप को, फिर फूड कंडीशन जो भी कंडीशन है उनको देख के राइज करती है, इसे कहते हैं लॉग फेज। और फिर एक टाइम के बाद फूड कंडीशन या जो भी एबायोटिक बायोटिक फैक्टर से इफेक्ट करते हैं तो उसकी पॉपुलेशन कांस्टेंट हो जाती है। तो ये एस शेप का जो आपको ग्राफ मिला, ये एक्चुअल ग्रोथ कर्व इस तरह से हमें मिलती है। उसके अलावा एक हमें टर्म्स देख सकते हैं, कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी किसी भी एक एनवायरनमेंट की मैक्सिमम कैपेसिटी है जिसमें वो किसी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को फीड कर सकता है या उसको खाना दे सकता है। उससे ज़्यादा फीडिंग कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज भी हो जाए तो हमें एनवायरनमेंट नहीं दे पाएगा। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन के हम कहते हैं ना कि इतनी करोड़ पॉपुलेशन है, उसके बाद बढ़ गई तो वो हमारी कैरिंग कैपेसिटी अर्थ की, उससे ज़्यादा फिर वो मरना ही शुरू हो जाएंगे, हमारा एनवायरनमेंट उसको सपोर्ट नहीं करता। इसके साथ दो टर्म्स और है, बायोटिक पोटेंशियल, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की पोटेंशियल जितनी वो अपनी पॉपुलेशन को राइज कर सके पर्टिकुलर कंडीशन में। जैसे कि हम डॉग्स के केस में होता है कि वो 6 बेबी रियर करता है, ह्यूमंस के एज एन एवरेज 2 to 3 बेबीज़ कहा जाता है। तो कितनी वो अपनी पॉपुलेशन नॉर्मल कंडीशन में इंक्रीज कर सके इज़ योर बायोटिक पोटेंशियल। तो बायोटिक पोटेंशियल राइज करता है एक तरह से पॉपुलेशन को, जबकि एनवायरनमेंट रेजिस्टेंस मीन एनवायरनमेंट के एबायोटिक फैक्टर उसको रोकते हैं राइज करने से। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी एक्ट करते हैं टू कीप द पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। एक और टर्म हम पॉपुलेशन में पढ़ते हैं, सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो होते हैं कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 ऑफ मेल्स, किस रेशियो में उसको हम वहाँ उस जगह की सेक्स रेशियो कहते हैं। जो हमारी कंट्री में केरला में सबसे ज़्यादा है बिकॉज ऑफ पीपल आर एजुकेटेड एंड दे आर अवेयर, जबकि हरियाणा में सबसे कम है बिकॉज पीपल आर मोर फोकस्ड टू द बॉय चाइल्ड एंड फीमेल फिटिसाइड्स होता है, फीमेल को अल्ट्रासाउंड के थ्रू डिटरमाइन करके फीटल लेवल पे ही अबॉर्ट कर दिया जाता है, जो कि बहुत गलत है, जिसके वजह से फीमेल पॉपुलेशन बहुत कम हो जाती है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो हम किसी जगह के पॉपुलेशन को डिटरमाइन करें तो स्टडी करते हैं। फिर पॉपुलेशन में इंट्रैक्शन भी होती है, स्पेशली होता है इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन। ये पॉजिटिव भी हो सकती है जिसमें ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे हैं, ये नेगेटिव भी हो सकती है जिसमें एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये न्यूट्रल भी हो सकती है जिसमें ऑर्गेनिज्म अनअफेक्टेड है। तो ऐसे सबसे पहले हम पॉजिटिव इंट्रैक्शन की बात करें तो सबसे पहले आती है म्यूचुअलिज्म। ये इस तरह का रिलेशनशिप है दो स्पीशीज़ के बीच में जिसमें दोनों स्पीशीज़ को फ़ायदा होता है। और फिर उनका रिलेशन कैसा है, मीन्स परमानेंट है टेम्परेरी, हम उसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है प्रोटोकॉपरेशन, मतलब उस तरह का रिलेशन दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जिसमें दोनों को फ़ायदा मिलता है और दोनों ऑब्लिगेटरी है, मतलब एक दूसरे से एसोसिएट रहेंगे ही रहेंगे, नहीं तो सर्वाइव नहीं कर सकते। और दूसरा है सिम्बायोसिस, जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं बट द कंडीशन इज नॉट ऑब्लिगेटरी। जैसे आप प्रोटोकॉपरेशन में देख सकते हो हर्मिट क्रैब और सी एनीमोन का। सी एनीमोन एक तरह का ऑर्गेनिज्म जो हर्मिट क्रैब से बाइंड कर जाता है, इसकी लोकोमोशन कम होती है तो हर्मिट क्रैब के साथ रह के ये पूरे पानी में इसके साथ घूम सकता है, अपना खाना है इस तरह की चीज़ें ले सकता है। जबकि हर्मिट क्रैब को क्या होता है कि ऊपर ये लगा होता है तो ये इतना कलरफुल होता है कि जनरली कोई भी बड़ा ऑर्गेनिज्म इसे खाता नहीं है, वो सोचता है कि ये किसी तरह का प्लांट स्पीशीज किस तरह से है, तो हर्मिट क्रैब कार्निवोरस एनिमल से बच जाता है। तो ये दोनों एक तरह से कोऑपरेटिव वे से एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं, एक दूसरे के साथ भी रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन होता है कि जनरली एल्गी और फंगस वो अलग अलग भी सर्वाइव कर सकते हैं, पर वो दोनों एक दूसरे से एसोसिएट होके एक दूसरे को हेल्प करते हैं। जैसे फंगस है वो प्रोटेक्शन देगी एल्गी को, एल्गी फोटोसिंथेसिस से उसको खाना प्रोवाइड करता है,
ये जनरली आप अगर माउंटेन्स वगैरह वाले एरियाज़ में गए होंगे तो आपने देखा होगा इस तरह के क्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखते हैं जो कि बेसिकली लाइकन्स होते हैं। तो ये दोनों जो रिलेशन है दोनों में आपने देखा होगा प्रोटो कॉपरेशन और सिम्बायोसिस में दोनों ही स्पीशीज एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। सो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव इंट्रैक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल है कम्युनलिज्म। अब कमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक स्पीशीज जो कमेंसल है उसको फ़ायदा हो रहा है जबकि होस्ट को उसका ना फ़ायदा है ना नुकसान है। और कमेंसल जनरली स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है। जैसे कि एक ट्री है उस पर एपिफाइट्स एक बेल उगती है ताकि उसे मैक्सिमम सनलाइट हो सके, फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बना सके, जो कि प्लांट्स को इसका ना कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान है। तो एक कमेंसल रिलेशनशिप होता है एपिफाइट्स का। दूसरा एर्गोट्स को जैसे आप देखेंगे कि वो एनिमल्स के ऊपर रहते हैं और उनके टेक्स वगैरह खा के इनको फूड मिलता है, जबकि एनिमल्स को ज़्यादा फ़ायदा नहीं, दे आर अनइफेक्टेड बाय दिस। ऐसे ही जो वेल है उसमें बार्नेकल्स एक तरह के आर्थ्रोपोड्स हैं, उसकी बॉडी पे वाइट वाइट जो आप देख सकते हैं ये रहते हैं और वो वेल के थ्रू पूरे पानी में स्विम करते हैं और फूड प्रोडक्ट्स वगैरह लेते हैं, जबकि वेल को उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इस तरह के रिलेशन को हम कहते हैं कमेंसलिज्म। तीसरा है स्कैवेंजर। स्कैवेंजर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे डेड ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। तो इस रिलेशन में स्कैवेंजर को फ़ायदा होता है जबकि डेड एनिमल्स अनइफेक्टेड है, उसको न फ़ायदा है न नुकसान है। इस तरह की स्कैवेंजिंग जैसे कि आपने वल्चर्स के केस में देखा होगा या हयानास के केस में, दोनों एनवायरनमेंट को क्लीन भी करते हैं और उनको इस तरह के इंट्रैक्शन से फ़ायदा भी होता है। नेक्स्ट है हमारे नेगेटिव इंट्रैक्शन, जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि प्रिडेशन का आपने सबसे कॉमन एग्जांपल देखा होगा जिसमें प्रेडेटर को फ़ायदा होता है, प्रे को नुकसान होता है। जैसे कि एक आपका चीता है, वो जब एक बग को खाता है तो यहाँ पे प्रेडेटर है चीता जिसको फूड मिल रहा है, जो कि प्रे का यहाँ नुकसान हो रहा है। तो इस तरह के रिलेशन को हम नेगेटिव इंट्रैक्शन मानते हैं एंड प्रिडेशन। दूसरा ये तो एनिमल्स के केस में। प्लांट के केस में आप देख सकते हैं जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, जो इंसेक्ट खाते हैं, वो कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करता है कि इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर उनकी लीव्स के नज़दीक आते हैं एंड देन दे विल क्लोज देयर लीव्स। जैसे नेपेंथिस के केस में, यूट्रिकुलेरिया के केस में आप देख सकते हो, एंड दे विल ईट देयर प्रे। तो इस तरह का रिलेशन भी हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पैरासिटिज्म, जिसमें पैरासाइट जो स्मॉलर साइज ऑर्गेनिज्म है उसको फ़ायदा मिलता है जबकि होस्ट को इसका नुकसान है। जैसे आप मलेरिया केस में देखते हैं, मस्कीटो है, प्लाज्मोडियम से ये डिजीज़ कॉज होती है जो कि मस्कीटो में रहता है और मस्कीटो के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करता है ये पैरासाइट। अभी ये पैरासाइट बाहर से आता है और होस्ट पे अटैक करता है तो इसको हम एक्टो पैरासाइट कहते हैं, जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट है। वहीं ये पैरासाइट जैसे ह्यूमन लिवर फ्लूक में बॉडी के अंदर प्रेजेंट होकर पैरासिटिज्म दिखाता है तो उसको हम कहते हैं एंडो पैरासाइट। एक और पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है जिसे हम ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं, वो आपको एग्जाम्पल मिलेगा इन केस ऑफ क्रो एंड कोयल, इनके केस में देखने को। इसमें कोयल क्या करती है कि अपने एग्स हैं वो क्रो के जो घोंसले हैं उसमें लेकर देती हैं। तो क्रो को नहीं पता लगता कि मेरे कौन से एग्स हैं और कोयल के कौन से, तो दोनों को पालता है। यहाँ हम जनरली देख सकते हैं कि कोयल का जो एग है थोड़ा छोटा होता है साइज़ में और क्रो का थोड़ा बड़ा, पर ये एनिमल्स इसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता और एक तरह से ये कोयल यूज़ करती है क्रो का फॉर रियरिंग देयर बेबीज़। तो इसको हम कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। नेक्स्ट है जो नेगेटिव इंट्रैक्शन, वो है कंपटीशन, जिसमें दो ऑर्गेनिज्म सेम लाइट, स्पेस, फूड के लिए compete करते हैं और एक दूसरे को एक तरह से मारने की कोशिश करते हैं कि उसे नहीं, ये सोर्सेस मुझे मिल जाए। ये सेम स्पीशीज़ में भी हो सकता है, जैसे आपने दो डॉग्स को देखा होगा एक पर्टिकुलर एरिया या एक पर्टिकुलर फूड के लिए झगड़ते हैं और जो स्ट्रॉन्गर वन है वो जो वीकर वन को या तो वहाँ से भगा देता है या उसे मार देता है। और ये आपका इंटरस्पेसिफिक भी हो सकता है कंपटीशन, जैसे लायंस एंड हयानास दे स्ट्रगल फॉर द सेम फूड, डेड फूड प्रोडक्ट या जो भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इनका भी कंपटीशन होता है।
ऐसे ही प्लांट्स हैं वो फॉरेस्ट के केस में कंपटीशन दिखाते हैं फॉर द विंड सोर्स, ताकि पॉलिनेट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो इनकी स्टेम्स है और बुशेस है उसको राइज करते हैं ताकि उनका एरिया इंक्रीज हो सके और फोटोसिंथेसिस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ऐसे प्लांट्स अपने डीप रूटेड सिस्टम करते हैं ताकि बाकी प्लांट के कंपैरिजन ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एंड मिनरल्स ले सके। अब इस कंपटीशन में जो प्लांट्स के केस में आप देखिए, जो स्ट्रॉन्गर प्लांट है वो वीकर को उस जगह से हटा देता है, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करके, ज़्यादा डीप रूटेड सिस्टम करके। इसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और दूसरा होता है कि मान लो एक पर्टिकुलर एरिया में कोई पर्टिकुलर स्पीशीज़ बहुत कम मात्रा में उग रही है और दूसरी उसे डोमिनेट करे पूरे एरिया में फैली हुई है, पर मान लो वहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन आई जैसे हमने मान लो डीडीटी स्प्रिंकल किया कुछ भी, जिससे डोमिनेट स्पीशीज़ वहाँ से मर गई, ख़त्म हो गई, और जो वीकर वन थी वो एकदम से बहुत तेज़ी से फैल गई, उस जगह को ऑक्यूपाई किया, तो इसको हम कहते हैं कंपटीशन रिलीज। फिर लास्ट हमारा नेगेटिव इंट्रैक्शन है एमेंजिलिज्म। इसमें जो इनहिबिटर कुछ ऐसे केमिकल्स या कुछ ऐसे प्रोडक्ट रिलीज करता है जिससे इनहिबिटर को कोई फ़ायदा नहीं, पर एमेंजल जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो मर जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो भी हमारी ऐसे डिस्कवर हुई थी कि पेनिसिलिन नोटेटम जो है, पेनिसिलिन नोटेटम फंगस, ये कुछ ऐसा केमिकल रिलीज कर रहा है जिससे जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ इनहिबिट हो रही है। अब ये देखिए इससे इस फंगस को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा जो इसे प्रोड्यूस कर रहा है, पर दूसरा जो एमेंजल जो बैक्टीरिया है वो इनहिबिट हो रहा है। तो इस तरह के भी नेगेटिव इंट्रैक्शन देखने को मिलते हैं। तो आप इस चैप्टर को इसी तरह से सम अप कर सकते हैं कि कैसे हमने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, उनके एबायोटिक बायोटिक फैक्टर्स पढ़े, कैसे वो एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल में हेल्प करते हैं, और उसकी पॉपुलेशन में डिफरेंट डायनेमिक्स कि कैसे पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है, डेंसिटी कैसे होती है और क्या इंट्रैक्शन होते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़े हैं।